नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिजिटल रुपी की, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसे इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म बताया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो ऐसा कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स को डिजिटल रुपी लॉन्च होने के बाद और पहले का इतिहास मानकर आने वाले समय में पढ़ा जाएगा। अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में क्या फ़र्क है, डिजिटल रुपी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिजिटल रुपी को लॉन्च करने के लिए किस तरीके के लॉज में रिफॉर्म चाहिए। इसके अलावा डिजिटल रुपी आज की डेट में किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने वाला है और क्या डिजिटल रुपी जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस कर पाएगा, और भी बहुत कुछ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन है मानेसर एंटी टेरर 2022 इज होस्टेड अंडर द एजिस ऑफ, और आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड नेशंस, बी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सी ब्रिक्स एंड डी G20। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों समझना होगा कि डिजिटल रुपी है क्या। तो ये डिजिटल रुपए के 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाएगा और ये डिजिटल फॉर्म में होगा। इसको लीगल टेंडर होगा, यानी कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक्सचेंजेबल विद फिएट करेंसी, यानी जो फिजिकल करेंसी है उसके साथ इसको एक्सचेंजेबल बनाया गया है। साथ ही दोस्तों हर डिजिटल रुपी की एक अपनी आइडेंटिटी होगा, उस पर टोकन नंबर होगा। जैसा कि फिएट करेंसी पर एक प्रॉपर नंबर होता है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि ये नंबर ये एक्चुअल में यही करेंसी है, उसी तरीके से इनकी भी एक आइडेंटिटी होगी। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं दोस्तों, जिससे आप समझ पाएंगे कि डिजिटल करेंसी की वर्किंग क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या फर्क होता है डिजिटल रुपी और डिजिटल पेमेंट में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अच्छे से अवेयर हैं कि डिजिटल पेमेंट जो होती है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है, वहीं जो डिजिटल रुपी होगी उसके लिए बैंक अकाउंट बनाना मैंडेटरी नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां पर वैलेट बनाना होगा। ये सारा काम ऑनलाइन होगा। उसके बाद से दोस्तों देखिए, जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होता है और वो ट्रांजैक्शन नंबर डिटेल बताता है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है और किस अकाउंट से किस अकाउंट को ट्रांसफर हुआ है, यानी अकाउंट ए टू अकाउंट बी, इसकी डिटेल होती है। और इसके अलावा डेट और टाइम होता है। तो डिजिटल पेमेंट में ये डिटेल्स होती है। लेकिन सपोज कीजिए कि आप किसी एक फ्रेंड से पैसा लेते हैं 1,000 रुपए और उसको आप भेज देते हैं किसी दूसरे फ्रेंड को 1,000 रुपए। तो जो वो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए आए और आपने वो ट्रांसफर कर दिए 1,000 रुपए, क्या कोई ये बता पाएगा कि क्या आपने उसी दोस्त से 1,000 रुपए लेकर उस दूसरे दोस्त को ट्रांसफर किया है? ये कोई नहीं बता पाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या कौन सिस्टम बता पाएगा? ये बता पाएगा डिजिटल रुपी। क्योंकि देखिए दोस्तों, डिजिटल रुपी में जो पैसा आएगा वो सिर्फ अमाउंट नहीं होगा, वो एक्चुअली में करेंसी नंबर होगा उस पर, यानी टोकन नंबर होगा उस रुपए पर। और यहां पर अगर जो डिजिटल रुपी है वो ट्रांसफर होता है वैलेट ए टू वैलेट बी, और फिर आप वही वहां से टोकन नंबर का पैसा अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो आप उसे भेजेंगे किसी दोस्त को, तो वो भी समझ जाएगा। आपके अगर सी और ए पास में आते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअल में दिखाओ कि किस टोकन नंबर का आपके पास पैसा आया है, तो वो बता पाएगा कि सी जो तूने भेजा था बी को, वही उसने टोकन नंबर का पैसा मेरे को भेज दिया है। तो देखिए दोस्तों, जो अभी फिजिकल करेंसी होती है उसमें भले टोकन नंबर होता है, लेकिन उसमें ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह पैसा गया। लेकिन डिजिटल रुपी में ये ट्रेसेबिलिटी होगी और ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी या किसी भी दूसरे अकाउंट में जाए, ये टोकन नंबर का पैसा कहां कहां ट्रांसफर हुआ, आरबीआई इसको इजीली जान पाएगा।
अगर दोस्तों आपने इसे समझ लिया तो आपने तो डिजिटल रुपी का पूरा गेम ही समझ लिया है। एक समय राजीव गांधी ने यह कहा था कि 1 रुपए में से मात्र 10 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। बट जैसे ही दोस्तों डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ, यानी यूपीआई से पेमेंट, यानी डिजिटल डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हुआ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और पूरा 1 रुपया जो है वो एक एक रुपया गरीबों के खातों में गवर्नमेंट स्कीम का पहुंचने लगा। लेकिन डिजिटल पेमेंट के बाद अब जो डिजिटल रुपी आ रहा है वो इसके आगे की सोच है। डिजिटल रुपी ये एंश्योर करेगा कि जो पैसा गरीबों को जिस काम के लिए भेजा जा रहा है वो उसी काम के लिए खर्च हो। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक किसान हैं और गवर्नमेंट आपके वैलेट में 5,000 डिजिटल रुपीज सेंड करती है और ये आपको डिजिटल सब्सिडी पर खर्च करने के लिए पैसा गवर्नमेंट ने सेंड किया है। तो आपको पता ही है कि डिजिटल रुपी पर टोकन नंबर होगा और ये डिजिटल रुपी आप किसी भी पेट्रोल पंप वाले को दे पाएंगे और पेट्रोल पंप वाला इसे मना नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लीगल टेंडर होगा। तो उसे ये पैसा लेना ही पड़ेगा और आपको डीजल देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए एक्चुअल में है क्या, ये डिजिटल रुपी जो है आप फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एज अ फार्मर। ये सिर्फ उसी पेट्रोल पंप वाले को अथॉरिटी होगी कि वो इसे फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि दोस्तों उसके पास होगा प्रॉपर जीएसटी नंबर। तो डिजिटल रुपी को जीएसटी के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा और सिर्फ उसे पेट्रोल पंप वाला ही फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट करना चाहेगा तो कर पाएगा, बाकी उसे कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यानी पूरी बिजनेस साइकिल में जो लास्ट स्टेक होल्डर विद जीएसटी नंबर होगा वही एक्चुअल में इसको फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो गवर्नमेंट जो है इसे बहुत सारी स्कीम्स में लागू कर सकती है जिसके लिए उसे पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है और फिर वो पैसा सिर्फ उसी पर्पज के लिए एंश्योर कर ट्रांसफर किया जाएगा और उसी पर्पज में वो पैसा खर्च होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा भेजती है, वो उसको डिजिटल रुपी के फॉर्म में भेजेगी। तो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वो इस पैसे को सैलरी में, वेजिस में या किसी दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही उसको खर्च कर पाएंगे। उसी तरीके से बच्चों को जो स्कॉलरशिप जाती है वो सिर्फ स्कॉलरशिप की फॉर्म में ही यूज हो पाएगी, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों डिजिटल रुपी के हजारों बेनिफिट्स हैं। अगर इसको जीएसटी के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हर गवर्नमेंट स्कीम की 100% आउटकम को अचीव करने में ये हेल्प करेगी। साथ ही दोस्तों कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प होगी। यहां पर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप इसका उदाहरण मानिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपने प्रॉपर स्टोर हाउसेस हैं और वो यहां पर अनाज को स्टोर करती है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है। इसके अंडर में जो है गवर्नमेंट गरीबों को फूड प्रोवाइड करती है, गेहूं देती है। तो यहां पर सपोज कीजिए कि 19 रुपए पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट ने एमएसपी पर गेहूं खरीद लिया, लेकिन इसका स्टोरेज करना और फिर इसका एफसीआई के गोडाउन से दोबारा डिपो होल्डर तक पहुंचाने में काफी खर्चा बढ़ जाता है। 19 रुपए का गेहूं गवर्नमेंट को तकरीबन 40 रुपए किलो तक का पड़ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो गई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के कारण, इसके कारण क्या असर होता है, तो बहुत बुरा नुकसान होता है। गवर्नमेंट पर कर्जा बढ़ता है, जो एफसीआई है आज खुद कई लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे में है और फिर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो भी हजारों लाखों करोड़ों के एक तरीके से कर्जे में है, वो भी क्राइसिस में चल रहा है। तो गवर्नमेंट ये पैसा वसूल करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा बढ़ता है उसके लिए टैक्स इंक्रीज करती है। आप कहोगे कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर रखा है, इस पर इतना टैक्स क्यों बढ़ा रखा है, तो भाई 2 बार गेहूं भी तो दिया है गवर्नमेंट ने, तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इतना बेनिफिट पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल या इन सब तरीकों से जो टैक्स बढ़ाए जाते हैं उससे महंगाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन पर इसका बड़ा जोरदार असर होता है।
तो डिजिटल रुपी कैसे हेल्प करेगा इस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? तो यहाँ पर डिजिटल रुपी गवर्नमेंट सीधे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो भी बेनिफिशियरीज हैं या जो भी बीपीएल के बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में या वैलेट में उतना पैसा डिजिटल रुपी ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप जाके मार्केट से डायरेक्टली अपने पसंद का वो राशन ले लीजिए जो आप खाना चाहते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा और इन सब फिजूल खर्चों को गवर्नमेंट बचा लेगी। तो ये वाकई बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजी होगी और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प मिली जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद नेशनल सिक्योरिटी में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप सबको पता ही है दोस्तों, एनजीओ की फंडिंग के कारण वो कुछ एनजीओ देश में ऐसे हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और नर्मदा डैम वन ऑफ डैम इज लाइक डेट। तो ये 500 करोड़ में 30 साल पहले बनने वाला था जिसका अब रिसेंटली कॉस्ट 10,000 करोड़ से भी ऊपर का हो गया था। तो इतने सारे रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद हुए और इतने सारा टाइम बर्बाद हुआ, इससे देश के विकास को काफी नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट अगर चाहती है कि एनजीओ की फंडिंग को रेगुलेट किया जाए तो सिर्फ कह देगी कि एनजीओ सारा अपना पैसा डिजिटल रुपी की फॉर्मेट में लेगा और किसी फॉर्मेट में नहीं लेगा और डिजिटल रुपी की फॉर्मेट में जो पैसा आएगा वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा जिस पर्पस के लिए वो लेगा। तो इस तरीके से एनजीओ जो है वो किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल में देश के इंटरेस्ट में होगा। तो देखिए किस तरीके से एनजीओ जो है नेशनल सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा एनजीओ और भी कई इस तरीके की गतिविधियों में लगे होते हैं, उनकी फाइनेंसिंग को भी रोकने में हेल्प करेगा और उन गतिविधियों को भी रोकने में हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ये मैंडेटरी कर सकती है कि जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे डिजिटल रुपी में होने चाहिए और इससे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा आसानी होगी और इससे ट्रेड बूस्ट भी होगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में भी डिजिटल रुपी अहम भूमिका निभाएगा आने वाले समय में। साथ ही दोस्तों डी डॉलराइजेशन में भी डिजिटल रुपी हेल्प करने वाला है। गवर्नमेंट कई कंट्रीज के साथ बार्टर ट्रेड को इंप्लीमेंट करना चाहती है, उसमें भी डिजिटल रुपी हेल्प करेगा। तो इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि कोई गिनवा भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप इसका टोकन नंबर का मैकेनिज्म समझ गए और ट्रेसिबल कैसे है ये समझ गए तो आपको सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों इसी से आप देख सकते हैं कि ब्लैक मनी को रेगुलेट करने में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में, पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, स्टोरेज ऑफ फिजिकल करेंसी, इस खर्चे को भी ये बचा लेगा। बट दोस्तों डिजिटल रुपी के लिए कुछ लॉज में चेंजेस भी करने होंगे क्योंकि दोस्तों अभी जो आरबीआई की करेंसी की डेफिनेशन है उसमें डिजिटल रुपी तो आता नहीं है। इसीलिए डिजिटल रुपी को करेंसी में ऐड करने के लिए इन सब इंपॉर्टेंट लॉज में अमेंडमेंट चाहिए। इसके बाद से दोस्तों डिजिटल रुपी कई चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, गवर्नमेंट को उन चैलेंजेस को भी एक्चुअल में सॉल्व करना होगा। पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है दोस्तों डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का इशू। इस पर दोस्तों गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। दूसरा है दोस्तों लैक ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना होगा और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। इसके लिए जो 5G सिस्टम आया है उसको पूरे देश में जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बेकार का ओपिनियन देते हैं, जैसे कि नंदन नीलेकानी साहब ने कह दिया कि डिजिटल रुपी को एनोनिमस रखा जाए यानी गुमनाम रखा जाए। इसका मतलब ये कि डिजिटल रुपी को लॉन्च करो बट इस पर टोकन नंबर नहीं होना चाहिए यानी ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए। तो इससे बढ़िया तो फिर डिजिटल रुपी को लॉन्च ही ना किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे एक्सपर्ट्स ऐसा सुझाव कैसे दे देते हैं जिससे किसी स्कीम की आत्मा ही मर जाए। इनके हिसाब से तो अगर सड़क पर एक्सीडेंट को रोकना है तो ये कहेंगे कि कोई गाड़ी मत चलाओ उस पर। दैट्स टाइप ऑफ एक्चुअली एडवाइस आई डोंट लाइक। अब इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है डिजिटल रुपी को वो है
इसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी सिस्टम बनाना। तो दोस्तों इन चैलेंजेस को सॉल्व करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, और इस तरीके के बहुत सारे एक्सपर्ट्स कुछ गलत ओपिनियन देंगे तो उसको भी गवर्नमेंट ना सुने, उनके प्रेशर में ना आए। ये ओवरऑल एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है काफी सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिजिटल रुपए की दो कैटेगरी होगी, एक होगा रिटेल डिजिटल रुपी, वो कॉमन पीपल्स के लिए होगा, दूसरा होगा होलसेल डिजिटल रुपी, ये बैंक्स के लिए होगा। और डिजिटल रुपी को गवर्नमेंट ने अपने बजट में लॉन्च किया था। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किस तरीके से काम करेगी इस पर अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे ही इस पर कोई फर्दर अपडेट आता है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड फाइनल इशू कि क्या डिजिटल रुपी बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी को रिप्लेस कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों बिटकॉइन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट टूल है, वो वहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि डिजिटल रुपी के केस में पॉसिबल नहीं है। अगर डिजिटल रुपी की वैल्यू 10 रुपए आ गई तो फिएट करेंसी में उसको आप चेंज कर लीजिए, गवर्नमेंट इसको फिजिकल करेंसी से सपोर्ट कर रही है सिर्फ। तो यहां पर ये ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन आज आप 100 रुपए का खरीद लेते हैं तो कल वो 1000 का हो जाए। बिटकॉइन हो सकता है लेकिन डिजिटल रुपी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो डिजिटल रुपी है वो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए बिटकॉइन को इससे कुछ ज्यादा खतरा नहीं होगा। अब दोस्तों लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड हियर यू कैन सी इन दिस आर्टिकल